नमस्कार, आप देख रहे हैं भरतपुर संवाद का सबसे बड़ा चैनल फर्स्ट ट्रैक और आपके साथ मैं हूं समीप शर्मा। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता लोग टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक की दौड़ तेज हो गई है। वहीं जनता में भी चुनाव को लेकर खासा उत्साह है और जनता तरह तरह के सवाल करती है। उसके मन में तमाम तरह की बातें हैं जिनका वो जवाब चाहती है। विधानसभा चुनाव के इस सिलसिले को लेकर आज हमारे साथ हैं धौलपुर जिले के बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी। सुखराम जी, भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ट्रैक की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट ट्रैक की पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आज पूरे भरतपुर संभाग में आप प्रथम स्थान पर आपको स्थान मिला है। इसके लिए पूरी टीम और फर्स्ट ट्रैक के सभी जितने भी दर्शक हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और एक निवेदन कि जिस तरह से आज फर्स्ट ट्रैक संभाग में पहले स्थान पाया है, हम सभी इससे और ज्यादा से ज्यादा इसको आगे फैलाए, ये राजस्थान में पहले नंबर पाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। भाई साहब, आप राजनीति से जुड़ी तो हम बात करेंगे ही। आपको इस रूप में तो बहुत लोग जानते हैं कि आप पूर्व विधायक हैं सुखराम कोहली और बसेड़ी से। लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले आप क्या थे? जब राजनीति बनी थी केवल सुखराम कोहली, उस समय आप क्या थे? संदीप भाई साहब, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और मेरे पिताजी एक किसान थे, मजदूर थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिखने के बाद उसी समय से मैंने भी बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में मेरी एजुकेशन हुई और एजुकेशन होने के बाद में थोड़ी थोड़ी जगह पे मैंने एक शिक्षक के रूप में पढ़ाया भी और हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा है। और इसके साथ साथ एक कविता लिखना, साहित्य विद्यार्थी रहा हूँ और उस वजह से क्या है कि एक छोटा सा ये कार्यकर्ता के रूप में मैं रहा हूँ। और वहीं से उसी छोटे से गांव सलेमपुर से मैंने अपनी सामाजिक और राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी। और वहीं से 2008 में, 8 से पहले 2008 में मुझे टिकट मिला, उससे पहले मैं पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों में लगा रहा हूँ। आपने बताया कि आप गरीब परिवार से था, आपने बताया आप गरीब परिवार से थे और आप एक निजी स्कूल में, जैसे मेरी जानकारी, आप शिक्षक थे। ऐसे में आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ? राजनीति में कैसा, मतलब एक गरीब परिवार का व्यक्ति एक निजी स्कूल में पढ़ाता है, बहुत छोटी सी पगार मिलती, कैसे सोच सकता है कि राजनीति में आ सकता है? आप कैसे, आपका आगमन कैसे हुआ? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस समय मैं एक प्राइवेट महाविद्यालय में पढ़ाता था और उससे पहले बसेड़ी के एक विद्यालय, छोटे से विद्यालय में पढ़ाता था, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम पैसा मिलता था। और फिर मेरा पैसे से कभी जिंदगी शुरुआत से ही मेरा पैसे से लगाव नहीं रहा है। मेरा जिस समय मैं पढ़ाता था, मेरे लिए मेरे जो छात्र थे उनको पढ़ाना और उनको सेटिस्फेक्शन देना ही मेरे जीवन का एक उद्देश्य था। परंतु जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं कि वो न चाहते हुए धारा को मोड़ देती हैं। मेरे जीवन में भी ऐसी घटना हुई कि उससे जो बालक राजनीति से नफरत करता था और उसको राजनीति में धकेल दिया गया, वो समय और परिस्थिति ने मुझे यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं थी। उस घटना ने मुझे इस राजनीतिक क्षेत्र में लेकर आई। 2005 में मुझे सबसे पहले सरपंची का चुनाव लड़ा था। उससे पहले MSc कॉलेज भरतपुर में जब मैं MA करके MPhil कर रहा था, उस समय वहाँ पर CR बना था पहली बार राजनीतिक क्षेत्र, और फिर उसमें MSc कॉलेज का मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद 2005 में इस राजनीतिक क्षेत्र में आया और सरपंच का चुनाव लड़ा और वहाँ पर किन्हीं कारणवश मैं 63 वोटों से उस चुनाव को लूज कर गया था। और उसी समय से धीरे धीरे न चाहते हुए इस राजनीतिक क्षेत्र में मेरा आना हुआ। क्या आप, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण राजनीति में आना पड़ा, जो राजनीति में नफरत करता था वो राजनीति में आया, तो क्या कैमरे के सामने फर्स्ट ट्रैक के दर्शकों के साथ वो घटना शेयर आप करना चाहते हो या नहीं? कोई प्रेशर नहीं, आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। देखो, इसमें कोई वो नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता। और जीवन का मेरी तो खुली किताब है, कभी मैं कोई राज अपने अंदर रखता भी नहीं हूँ। मुझे कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया था और प्रताड़ित करने के बाद में मेरे को एक तरह से मेरे माँ बाप के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। और मैंने उस समय ये सोचा था कि मैं पैसे से या पारिवारिक शक्ति से मैं इनका सामना नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं इतना पढ़ूंगा कि मैं अफसर बन के और इनको जवाब दूंगा। पढ़ाई में तो मैं रहा
काफ़ी रहा। मैं BA किया, MA की, MPhil की, और उसके बाद में तमाम सारी कुछ पढ़ाइयाँ की, पर मैं अफसर नहीं बन सका। दूसरी धारा ये थी कि जिस समय राजनीति में मेरा बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो हिंदी साहित्य का कविता लिखना ये मेरे जीवन का शौक था। पर वह घटना ये थी कि मेरे परिवार में किसी ने मेरे पिताजी को और मुझे अपमानित कर दिया था। उसका नाम लेना तो उचित नहीं है, और उसका मैं सामना नहीं कर सकता था। तो मैंने उस समय ये कहा कि भाई राजनीति में आकर के मैं अपने आप को, उससे कोई जवाब नहीं देना था, अपने आप को ये सिद्ध करना था कि कोई एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, छोटे से छोटा इंसान, उसकी किस्मत कब बदलती है वो किसी से कम नहीं होता। तो मेरा ये है संदीप भाई साहब के, मेरे जीवन में ये सोचा था मैंने कि मैं कुछ बन के और इनको दिखाऊंगा, और अपनी जो मान सम्मान है उसकी रक्षा के लिए मैं काम करूंगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मूलतः मेरी मम्मी और पिताजी थे, जिनका 20 जनवरी के आसपास 94 साल की उम्र में देहावसान हो गया। हम 5 भाई और 2 बहनें हैं, और 4 भाइयों की हमारी शादी हो चुकी है। बच्चे हैं हमारे 3 भाइयों के, और सब जॉइंट फैमिली है हमारी। और अभी भी जो परिवार का काम वो खेती किसानी का है? हाँ, नहीं तो अभी एक भाई मेरा उसमें एयरफोर्स में, और मूलतः हमारा खेती किसानी का ही काम है, और कोई ज्यादा कोई बिजनेस नहीं है। ये तो अपनी पारिवारिक चर्चा रही। अब अपन राजनीति पे आते हैं, जिसके लिए मूल्य इंटरव्यू रखा गया है। बसेड़ी से भाजपा में बहुत सारे प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। कोई बुरा नहीं टिकट मांगे, अच्छी बात है। जितने लोग आएंगे अच्छी स्वच्छ राजनीति होगी, कंपटीशन बढ़ेगा। आप भी टिकट मांग रहे हो, तो उन सब में आप क्यों मानते हो कि आप श्रेष्ठ हैं और आपको ही टिकट दिया जाए और आपको ही मिले? ऐसा क्या है आप में? देखो, मैं एक बात तो और मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा आपको कि कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं होता। ये जनता ही निर्धारित करती है कि कौन प्रिय है, कौन कैसा है, और मैं अपने आप को कभी श्रेष्ठ तो मान ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है, और ये उसका लोकतंत्र है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को एक राष्ट्रपति के रूप में देखता है, एक प्रधानमंत्री के रूप में देखता है, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे से पद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ये एक लोकतंत्र है कि छोटा कार्यकर्ता बड़े से पद पर जा सकता है। रही बसेड़ी विधानसभा में टिकट की बात, बसेड़ी विधानसभा में जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो उन्हीं में से एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जनता के सुख दुख में ज्यादा से ज्यादा उनके सहभागी रहूं, उनके साथ रहूं, और अपने आप को जनता के बीच में रखूं। ये अंतर जरूर है कि कुछ लोग, जैसे मैं सबसे पहले 2008 में टिकट मिला मुझे, और उस समय जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं उस समय चुनाव जीता। फिर 2013 में टिकट मुझे नहीं दिया गया। इस तरह से 2018 तक यात्रा रही मेरी राजनीतिक। परंतु 2008 से लेकर के और आज की डेट 2023 जो इस समय सितंबर चल रहा है, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। राजनीति अगस्त का लास्ट चल रहा है, सितंबर लगने वाला है। परंतु ये पूरा जो अपने आप को उनसे अलग इसलिए मानता हूँ कि इतने लंबे पीरियड तक मैं हमेशा जनता के सुख दुख में साथ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं कि जिन्होंने संगठन के लिए कोई काम नहीं किया, 3.5 साल से संगठन से बाहर थे, कभी नहीं, और जैसे टिकट का मौसम आया और वो अपने आप को बहुत बड़ा पार्टी का दावेदार बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है। ये भारतीय जनता पार्टी यही खूबसूरती है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी टिकट मांगने का और अपनी बात रखने का उसको अधिकार है। उसी छोटे से अधिकार को लेकर के जनता के बीच में मैं जाता हूँ और अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे जो जनता का भरपूर स्नेह और प्यार मिलता है उसके लिए मैं पूरी जनता का कोट आभार व्यक्त करता हूँ। आपके बारे में कहा जाता है, अंदर की बात क्या है वो आप जाने और आपकी पार्टी जाने, आपके बारे में कहा जाता है कि आप वसुंधरा गुट के विरोधी गुट के हो। मेरी पूरी बात सवाल सुनो, गुट के विरोधी माने वसुंधरा जी राजस्थान की बड़ी लीडर है, तरह तरह की बातें होती हैं, पर जैसा लगता है कि बिना वसुंधरा जी के राजस्थान में चुनाव में नैया पार भाजपा की लगना मुश्किल है। कहीं ना कहीं उनको रोल मॉडल या उनको नेतृत्व कमान देनी पड़ेगी। तो उनके नेतृत्व में जब आप उनके विरोधी गुट के हो तो कैसे मान लिया जाए कि आप कैसे मान रहे हो कि आपका टिकट फाइनल है, आपको टिकट मिल ही जाएगा? मैं संदीप भाई साहब एक तो थोड़ी सी अपनी नॉलेज को करेक्ट करो। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में कोई 6 महीने नहीं,
दूसरे आपने कहा कि विरोधी गुट, गुट कोई है ही नहीं तो फिर मैं विरोधी कैसे हो गया, एक विषय। दूसरा विषय, वसुंधरा राजे सिंधिया जी आज हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार हमारे राजस्थान में सीएम का सफल उनका कार्यकाल रहा है, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए वो एक रोल मॉडल है। और मैं ये कहूँ कि मैं जिस धौलपुर से बिलोंग करता हूँ वो धौलपुर की शान है, और ये सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जो मेरे जनता से जो स्नेह मिलता है मुझे, जनता से जो प्यार मिलता है मुझे, और जो एक तरह से कहूँ कि जनता के द्वारा मुझे जो एक तरह से पॉपुलरिटी दी जा रही है, उससे घबरा करके ये अनर्गल बात है कुछ चंद लोग करते हैं। आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौलपुर की महारानी है, वो हम उनके और वो हमारी हैं, विरोधी तो कोई हो ही नहीं सकता। आज वो हमारे धौलपुर के लिए गौरव की बात है, और हम उनके एक छोटे से कार्यकर्ता है। तो ये जो विरोध वाली बात, तो नंबर 1 तो भारतीय जनता पार्टी को गुट ही नहीं है। सभी चाहे बड़े से बड़ा लीडर हो या छोटे छोटा हो, वो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, और वही मैं कार्यकर्ता हूँ। महारानी साहब हमारी थी, हमारी हैं और हमारी रहेंगी, हम उनके हैं, उनके थे और हमेशा उनके रहेंगे। वो हमारे लिए सम्मान नहीं है। वो ये जो बात है कुछ लोग कह रहे हैं वो अनर्गल है। 2008 में आप विधायक रहे बसेड़ी से, 2013 में आपको टिकट नहीं मिला, रानी जी को मिला, रानी जी गए। उसके बाद 2018 में आके आपको फिर टिकट नहीं मिला, आप बागी हो गए। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि शायद आप बागी नहीं होते तो बसेड़ी से बीजेपी की प्रत्याशी की नैया पार लग जाती। मतलब 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी को डुबाने वाले आप ही थे, ये माना जाता है। अब इस बार फिर आप टिकट मांग रहे हो, लौट के फिर आप बागी हो गए, चुनाव लड़े और फिर आप लौट के फिर भाजपा में। अब 2023 चल रही है, अगर इस बार आपको टिकट मिलता है आप चुनाव लड़ेंगे। अगर 1% आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या सुखराम कोहली जी फिर से भाजपा से बागी होंगे या किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलेगी फिर साथ आएंगे? उसका सर बताना। थोड़ा सा संदीप भाई साहब अपने शब्द को थोड़ा सा बदले। मैं बागी नहीं था, स्वाभिमान का रक्षक था। अच्छा, जिस समय 2013 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, राजनीतिक भाषा में तो उसको बागी कहते हैं। नहीं, मैं अपनी भाषा में, राजनीतिक भाषा में वो स्वाभिमान की लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक भाषा में तो बागी ही कहेंगे। वो जो शब्द राजनीतिक लोग, मैं राजनीतिक नहीं, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो इसीलिए सामाजिक शब्दों का मैं उपयोग करता हूँ। मैं स्वाभिमान का रक्षक था अपने लिए। और रही इसकी 2013 में जिस समय टिकट मेरा कटा, ये एक सतत प्रक्रिया है संगठन की। जिस तरह से किसी को आज टिकट दिया जाता है, कल उसे दूसरे आदमी को मौका मिलना भी चाहिए, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है। वही मौका रानी कोहली जी को मिला। आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने मुझे वहां जयपुर बुला करके उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप यहाँ काम करोगे। हमने उनके दिशा निर्देश में 12 झालावाड़ जाकर के 3 महीने तक काम किया। 2018 में टिकट कटा, कोई दिक्कत नहीं, चितरिया जी पार्टी के कार्यकर्ता थे, सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं, उनको टिकट मिलता। परंतु एक चीज जरूर थी कि जो चितरिया लाल जाटव जिस समय रानी कोहली 2013 में चुनाव लड़ी, और 2013 में वो राजपा से चुनाव लड़ी थी चितरिया लाल जाटव, फिर उस चितरिया लाल जाटव से श्रेष्ठ क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं था? आप इसके खिलाफ थे कि भारी प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया? भारी नहीं था, वो बसेड़ी की थी। नहीं, भारी मतलब पार्टी के लिए तो भारी हो गया। पार्टी जब जो आदमी 2013 में चुनाव लड़ रहा है राजपा से, ऐसी क्या परिस्थितियां थी ये शीर्ष नेतृत्व जाने। परंतु फिर भी मैंने उनको, जब उनको टिकट 2018 में फाइनल हो गया और वो प्रचार करने की स्थिति में नहीं थे, तो मैंने उनको फोन किया था कि भाई साहब मेरे गांव से ही आप प्रचार स्टार्ट करें। और वो 3-4 गाड़ी भर के आई हुई थी, परंतु उनकी पता नहीं क्या मानसिकता थी। मेरे गांव से ही मैंने ढोल नगारे से और बुजुर्ग सब सम्मान सहित मैंने मेरे गांव से प्रचार करेंगे तो एक जनता में मैसेज ये चला जाएगा सुखराम कोहली के साथ है। परंतु जिस तरह से उन्होंने बुजुर्गों का अपमान किया, 5 मिनट रुके, 5 मिनट के बाद वो चले गए यहाँ से कि फिर देखेंगे। वहां पे जो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों को सम्मान मतलब अपमान हुआ, और ये सोच करके फिर उन्होंने, बुजुर्गों ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के आधार पर ये चुनाव लड़ने का वो हुआ, निर्णय लिया गया। इसके बावजूद भी जब, या ये समझ लो कि मैंने अपनी बात रखने के लिए या धमकी देने के लिए, सब मुझे कोई डर नहीं है कि क्या किन शब्दों का उपयोग करूं। मैंने अपनी बात रखने के लिए फॉर्म भरने के लिए गया था। मेरी ये थी कि कम से कम शीर्ष नेतृत्व तो मेरे से बुला करके बात तो करे। टिकट तो ये सतत पर गया, चितरिया जी को मिल गया तो चितरिया जी ही कैंडिडेट रहेंगे, सुखराम या रानी कोहली नहीं हो सकता।
हमें उनका सहयोग करना पड़ेगा, परंतु बुला करके हमें बात रखनी चाहिए। परंतु उस समय ये घटना ये घटी के बजाय मुझे बुलाने के, और जब मैं फॉर्म जमा करने गया एसडीएम कार्यालय, तो मुझे पुलिस के द्वारा पकड़ने का वो हुआ। वहां पर तरह तरह के मुझे प्रताड़ित करने की, दबाव बना करके मेरे मानसिक संतुलन को खराब करने की कोशिश की गई। और हद तो जब हो गई कि जब एक सक्षम व्यक्ति ने फोन पर मेरी माँ बहन को गाली दी गई, मेरी जातिगत शब्दों को, अपमानित शब्दों को मेरे लिए उपयोग किया गया। तो जब मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंची, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि मैं सब कुछ झेल सकता हूं संदीप भाई साहब, पर मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। ये टिकट कटना मिलना ये सतत प्रक्रिया संगठन की है, वो कोई दिक्कत नहीं। पर जब कोई मेरी बेटी को, मेरी माँ को और मेरी बहन को गाली देगा, तो फिर मुझे उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। वही प्रतिकार मुझे चुनाव फॉर्म भर के चुनाव लड़ना पड़ा। ये न तो मेरी बीजेपी से कोई दुश्मनी थी, न उस कैंडिडेट से कोई दुश्मनी थी। उन व्यक्तियों से मेरा जवाब था जो व्यक्ति मुझे माँ बहन की गाली दे रहे थे। फिर उसके बाद में भी तमाम सारे अनर्गल आरोप लगाए मेरे ऊपर। उन आरोपों का जनता ने जितना मुझे समर्थन मिला, वो तो परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, राजनीतिक प्रदेश कुछ ऐसा हुआ, नहीं तो मैं चुनाव निर्दलीय भी निकाल के बताता, फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठता मैं। तो ये चीजें मैंने अपने परिवार और अपने बुजुर्ग और अपने क्षेत्र के और खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए ही ये चुनाव मैंने लड़ा था। कहा तो ये भी जाता है, मतलब आरोप है, कथित आरोप है, सत्यता तो क्या है आप जाने या वो जाने, क्या आपको खिलाड़ीलाल बैरवा ने चुनाव लड़ाया था? मैं आपको थोड़ा सा संदीप भाई साहब थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि जिस समय मैं 2008 से 13 तक विधायक रहा, तमाम सारे लोगों ने मुझे प्रलोभन दिए, चाहे वो राज्यसभा का वोटिंग देने का हो या मेरे कार्यकाल में अधिकारी और नेताओं के द्वारा प्रलोभन दिए गए हों। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और संघ का एक अनुशासित स्वयंसेवक भी हूं। मेरे चरित्र में ये लेना देना शब्द नहीं है, और मैं अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बेच नहीं सकता। और खिलाड़ीलाल बैरवा तो की औकात ही क्या है, कोई भी आदमी मेरे जमीर को नहीं खरीद सकता। तो अगर ऐसा कोई आरोप लगा रहा है, आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि खिलाड़ीलाल बैरवा ने 35 करोड़ रुपए लेकर के राज्यसभा को वोट दिया है। आरोप तो ये भी है कि उसने पहले 25 करोड़ लेकर के वोट दिया है। तो क्या ये आरोप उसमें सिद्ध होते हैं? ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो मेरी कहूँ क्षेत्र में जो सक्रियता है ना, उस सक्रियता को देख करके जो भयभीत है उनके पास। देखो मेरे राजनीतिक जीवन 2008 से आज लगभग 15 साल का होने को 23 चल रहा है, और 2008 में मैं पहले चुनाव लड़ा। ये करीबन 15 साल के राजनीतिक कैरियर में न तो वो मेरे ऊपर चारित्रिक कोई लांछन लगा पाए, दूसरे न कोई मेरा कोई जो राजनीतिक जीवन में रिश्वत और ये आरोप लगा, ये भी दूसरा कोई सम्मान वाली बात है। अगर मैं किसी को सम्मान जितना देता हूँ स्वयं के लिए चाहता हूँ, उतना मैं उस विरोधी उसको भी सम्मान देता हूँ। जब ये चीज है तो वो मेरे ऊपर कोई आरोप तो लगा नहीं सकती। मेरा विरोधी भी अगर उससे पूछेगा तो कोई आरोप नहीं लगा पाएगा। नहीं। तो उनको बस भयभीत ही है कि 2023 का चुनाव है, और 2023 के चुनाव में आखिर ऐसा क्या लाए तो जो सुखराम को पीछे हटाए। पर ये जनता जानती है अच्छी तरह से कि जो लोग कह रहे हैं वो अपने गिरेबान में जाकर करके देखें कि उन्होंने 2008 के चुनाव में क्या किया, 2013 के चुनाव में क्या किया, और पंचायत समिति के चुनाव में क्या किया, और जिला परिषद के चुनाव में क्या किया। ये तो आरोप है भैया, आरोप लगाते रहते हैं, उन आरोपों में किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है। देखो हम मानते हैं कि आप एक टिकट के लिए आप एक मजबूत प्रत्याशी हैं, थोड़ी देर के लिए भी मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा, हम मान लेते हैं। लेकिन जैसा मेरे पास डाटा है, पूरा राजपूत समाज तो नहीं, पूरा राजपूत समाज के कुछ बसेड़ी इलाके कुछ दिग्गज लोग आपसे नाराज हैं। तो ऐसे में आपको टिकट मिल जाता है, वो दिग्गज लोग आपसे नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर करोगे और कैसे चुनाव की नैया पार लगाओगे? जो सबसे पहली बात तो ये कि बसेड़ी विधानसभा में जितने हमारे राजपूत समाज के सम्मानी बंधु हैं, 2-4 लोग हैं जो मेरे से विरोधी नहीं है, वैचारिकता नहीं मिल पाती है, या उनके सिद्धांत अलग हैं, मेरे सिद्धांत अलग हैं।
जिन सिद्धांतों पर वो चलाना चाहते हैं मैं चल नहीं सकता। मुझे टिकट मिले नहीं मिले, मैं जनता का था और जनता के बीच में रहता हूँ तो जनता के बीच में रहूंगा। एक कार्यकर्ता के पद को तो कोई छीन नहीं सकता। परंतु जो लोग ये कहते हैं, जो कुछ चंद लोग हैं, वो चंद लोग, उनकी वैचारिकता पर मैं चल नहीं सकता। वो फिर भी वो मेरे सम्माननीय है। अगर ऐसी कोई बात आती है उनको हाथ जोड़ के पैर छू के मना ही लूंगा, क्योंकि मेरे वैसे नहीं है, वैसे संबंध किसी से खराब नहीं है। दुश्मनी किसी से दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है, दुश्मनी मेरी किसी से। वैचारिक मतभेद। हाँ, आज भी जो कुछ है उनसे आज भी हम हंसी मजाक करते हैं, एक जगह बैठते हैं, सब कुछ है। उनके कुछ वैचारिक मेरे से हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो सकता है कि मेरे से कुछ उनकी अपेक्षाओं का खरा नहीं, पर ऐसी बात नहीं है। मैं उन्हें हाथ जोड़ के कैसे भी मना लूंगा, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। और ये परिवार है, ये तो परिवार में लड़ाई होती है, तो जब बाप बेटा में लड़ाई हो सकती है तो फिर एक सामान्य से समाज के व्यक्तियों तो नहीं हो सकती। पर ये अनर्गल आरोप है कि राजपूत समाज ने जिस समय 2008 में मैं चुनाव लड़ा था, भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया था। 2018 में जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो आप उठा करके डाटा देख लेना, तो मुझे वहीं से सबसे ज्यादा सर्वाधिक वोटें मिली जहां राजपूत ग्राम पंचायत थी। आज भी है, आज भी हम साथ बैठते हैं, कोई नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य इंसान कुछ, मतलब आप ये कहना चाहते हो समाज से किसी विरोध नहीं, कुछ व्यक्तिगत कुछ लोगों से विरोध है जिनसे मेरा विरोध नहीं है, विचारों का। तो ये है कि फिर राजपूत समाज का हमेशा से, एक राजपूत समाज नहीं 36 कौमों का मुझ पर आशीर्वाद रहा है, आशीर्वाद था और आशीर्वाद रहेगा। आपका जीत का आधार क्या? आपको टिकट मिल जाए तो कैसे आप जीतोगे चुनाव में? देखो, जीत का आधार एक ही है कि हमारी जो विशेष करके जो कांग्रेस का वोट है, अगर मुझे और वर्तमान विधायक को टिकट मिलता है तो जो कांग्रेस का वोट है वो 80% मेरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनकी कार्यशैली से वो सामान्य इंसान वो नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जैसे हमारा एक समाज है और उस विधानसभा का सबसे बड़ा समाज है राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, ये समाज तो मेरे साथ पहले ऑलरेडी है ही। परंतु सबसे जो समाज में प्रचलित है वो कहते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं देता। किसी के लिए सही हो सकता है, मेरे लिए सही नहीं है। हाँ, मेरे लिए आज भी उस समाज का भरपूर आशीर्वाद है। वो ये कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट दें न दें कोई बात नहीं, पर हम शुक्र हमको वोट देते हैं। राजनीतिक रूप से जाटव समाज और कोली समाज, स्पष्ट आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि कोली समाज और राजपूत वो जाटव समाज दोनों राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, और बसेड़ी वोट मिलता है। पर मुझे जाटव समाज से भी मेरे फिक्स वोट है कि इतने मिलेंगे, और वो लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, जबकि उनकी समाज का विधायक है उसका समर्थन नहीं कर रहे, मेरा कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में मेरे मीणा समाज में कितना आशीर्वाद मिला है मैं कह नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जैसे अन्य जो समाज है, चाहे कुशवाहा हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, उनका व्यक्तिगत लगाव है मेरा, और जो व्यक्तिगत लगाव है वही मेरी जीत का आधार है। अगर आप विधायक बन जाते, जीत जाते हो चुनाव, तो आपका विकास का प्लान क्या है? आप क्या विकास कराओगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुझे ये करना है, आपके दिमाग में कुछ होगा, आपने पूरा क्षेत्र देखा है, 15 साल से आप सक्रिय हो, तो आपको समस्याएं पता है, वहाँ की लोगों की जरूरतें पता है, तो क्या विकास कराओगे? देखो, ये अलग जितने भी जहाँ भी इंटरव्यू होते हैं या मंच पर बोलते हैं, तो मंच पर बोलने वाली स्थिति अलग है, इंटरव्यू वाली स्थिति अलग है। दिल की बात मानो ना, तो वास्तव में हमारा बसेड़ी बहुत पिछड़ा हुआ है। कई चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी स्थिति खराब है, एजुकेशन के क्षेत्र में हम देखें तो एजुकेशन के क्षेत्र में खराब है। हमें काम करना पड़ेगा विशेषकर चिकित्सा और एजुकेशन के क्षेत्र में। ये तो मेन ही है। रोड तो ये सतत प्रक्रिया, रोड बनते हैं, उखड़ते हैं, ये पानी की, ये तो मूल समस्या है कि तो पानी पेयजल की समस्या है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। जिस समय 2008 में मैं 8 से 13 तक विधायक रहा था, उस समय 182 गाँव की पेयजल योजना हमने धरातल पर लेके आया था, जिससे डांग क्षेत्रों को पानी मिला था। इसके साथ साथ उस समय अपने हॉस्टल्स, 2 हॉस्टल बने थे, एक सरमोतरा में, एक बसेड़ी में। तो एजुकेशन है, चिकित्सा है, रोड है, पानी है, बिजली है, ये तो सतत प्रक्रिया। पर 2 चीजों का हमारे इसमें बसेड़ी में बहुत ज्यादा योगदान है, जिन पर हम सबको ध्यान देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि को ही ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 तो क्या है कि हमारे पूरे धौलपुर जिले का और विशेषकर बसेड़ी विधानसभा का जो लाइफ लाइन है वो पत्थर व्यवसाय है। पत्थर व्यवसाय आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, और उस पत्थर व्यवसाय, जिस पत्थर से कभी
ये लाल किला बना था दिल्ली का, जिस पत्थर से आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उस पत्थर का योगदान है। जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है वो उसमें अधिकांश है ये हमारा धौलपुर का पत्थर का, उसको कहीं ना कहीं बहुत योगदान रहा है। परंतु आज वही पत्थर व्यवसाय खून के आंसू रो रहा है। क्यों? कि नेताओं की गलत नीतियां और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका दबाव, मतलब उनका स्वार्थ, उस चीज पे हमें वो करना पड़ेगा। इसमें जो माइंस डिपार्टमेंट, जो खनिज विभाग है, उससे मिलके जो लीजें हैं, कुछ लीजें हैं, उनको रेगुलाइज कराना पड़ेगा। पत्थर व्यवसाय के रूप में हमें काम करना पड़ेगा, एक विषय। दूसरा विषय क्या है कि मेरी बसेड़ी, विशेषकर बसेड़ी विधानसभा का, जो नाननपुर से बसेड़ी विधानसभा दो भागों में, खेमरी से लेकर के नाननपुर और नाननपुर से लेकर के भतुआ को और मध्य प्रदेश बॉर्डर, यहाँ के 80% गांव या तो वो वन विभाग की भूमि पर है या वो शिवाचक भूमि पर है। तो यही सब कुछ वही डांग वही है भाई, दूसरे जाए तो जाए कहाँ। अब उसमें क्या है कि उनके जो मकान बने हुए हैं, पुरानी हवेलियां हैं, लोग रहने के लिए वो है, तो उनको गवर्नमेंट से बात करके उनकी जमीन का भू रूपांतरण करके उन्हें आवासीय पट्टे दिलवाना, ये कुछ चीजें हैं। बाकी की तो सब सतत प्रक्रिया, जैसे मानो हमारी चंबल लिफ्ट योजना आ जाए तो हमारा पूरा ये बसेड़ी क्षेत्र हो जाए। सीपेज की समस्या है आंगी बांध की, ये इसका भी निराकरण जरूरी है। इसके साथ साथ जो गायें हैं हमारी, जो गाय हैं, आज पूरे राजस्थान में गायों की दुर्दशा हो रही है और हमारे यहाँ भी स्थिति है। इसके दो पहलू हैं, एक तो गायों की दुर्दशा हो रही है, दूसरे किसानों की फसल भी चौपट हो रही है। तो गायों का संरक्षण भी हो सके और किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके, तो इसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कहें, रूमर कहें, नेगेटिव कहें, जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष थे अपनी श्रवण कुमार वर्मा भाई साहब, उनके साथ मैंने देखा कि उनका करीब 3-3.5 साल का कार्यकाल रहा। आपने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए काम किया, जहां भी जाते थे उनके साथ दिखते थे। तो क्या वो सहयोग, वो योगदान सत्येंद्र पाराशर के साथ भी रहेगा? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस दिन से सत्येंद्र पाराशर जी जिलाध्यक्ष बने हैं, तो आप ना कार्यालय पे दिख रहे, ना मीटिंग, मतलब कुछ अलग थलग सा लग रहा है। ये चर्चा भी है, जो सुखराम जी पहले कार्यालय आते थे, हर कार्यक्रम में रहते थे, अब जब से सत्येंद्र पाराशर जी जिलाध्यक्ष बने, कट क्या हो गए? देखो हमारे जो सरवर भाई साहब थे, आपको पता है कि सब जन को पता है कि जिस समय उनको जिलाध्यक्ष बनाया था तो विषम परिस्थितियों में उनको ऐसे भेजा था जैसे मानो युद्ध क्षेत्र में भेज दिया हो, न उसके पास ढाल है न तलवार है और युद्ध के लिए भेज दिया। ऐसे समय में वो एक योद्धा की तरह इस धौलपुर में आकर के खड़े हुए और उन्होंने यहाँ पर, चाहे वो सत्येंद्र जी हों चाहे मैं हूँ, शायद हो सकता है पहला ही आदमी मैं ही था उनके साथ जुड़ने में। और उस समय ये हुआ, हम शाम को पदाधिकारी बनाते थे, सुबह उसका फोन आ जाता, भाई साहब क्षमा करना, मैं अब तन से मन से धन से तुम्हारे साथ हूं, पर मुझे पदाधिकारी मत बनाना क्योंकि अमुक व्यक्ति का फोन आ गया है और मैं काम करने में असमर्थ हूं, वो नाराज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक एक कार्यकर्ता जोड़ जोड़ के श्रवण भाई साहब ने जिस तरह से धौलपुर जिले का संगठन खड़ा किया, और आप एक पत्रकार की हैसियत से मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपको भी पता है कि वो भी पहले भी बीजेपी चली और श्रवण भाई साहब के टाइम में भी बीजेपी चली और आगे सत्येंद्र भाई साहब के नेतृत्व में बीजेपी चलेगी। तीनों में जो नेतृत्व क्षमता क्या थी वो आपके सामने, उन पर मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए वो भव्य कार्यक्रम हुए और किसी भी कार्यक्रम में जनता का इतना होने, कब ये स्थिति जब थी जब हमारे ही लोग, गुटबाजी बढ़ गई, गुटबाजी नहीं कहेंगे उसे, हमारे ही लोग उनको आने से रोक रहे थे कार्यकर्ता, उसमें मन जाना, गाड़ियां आती थी उनको रोक देते, कुछ हमारे पदाधिकारी थे वो रोकते थे, फिर भी हार मानी और 3.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का जो एक छोटा सा पौधा था उसे बट वृक्ष के रूप में यहाँ पर स्थापित किया। रही सत्येंद्र भाई साहब के, सत्येंद्र भाई साहब हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष हैं। ये संगठन की एक सतत प्रक्रिया है, किसी को ज्यादा समय तक एक मौका मिलता है। भाई साहब ने 3.5 साल काम किया और कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ काम किया है मैंने, आदरणीय श्रवण कुमार वर्मा जी के साथ में। और आदरणीय श्रवण कुमार वर्मा ने इस भारतीय जनता पार्टी को जो चंद लोगों के यहाँ गिरवी रखी थी, ये शब्द हो सकता है मेरे शब्द से वो नहीं गिरवी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग नहीं चाहते थे, चंद लोग, कि इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े और पार्टी आगे बढ़े, परंतु श्रवण भाई साहब ने उस बीजेपी को गांव गांव ढाड़ी ढाड़ी तक और जन जन तक पहुंचाया और उसी का प्रतिफल आपको देखा होगा कि जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें 500-600 से बैठक में भी कमी नहीं होती। आज जिस तरह से
आज कार्यालय पर देख रहे हैं, कार्यक्रम हमारे हुए हैं, कोई भी कार्यक्रम 2000-2500 से नीचे भीड़ नहीं होती रही। अब शरणो भाई साहब के साथ काम किया, और सज्जन भाई साहब आगे, वो हमारे आदमी जिलाध्यक्ष हैं। एक जिलाध्यक्ष किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता, जिलाध्यक्ष पूरे जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जिलाध्यक्ष, और मेरा भी जिलाध्यक्ष है। और रही काम करने की, काम हम हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में शरण भाई साहब के साथ किया था, और इनके साथ भी काम करेंगे। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि कार्यालय पर न जाना, आपने देखा होगा कि जिस तरह से घटनाक्रम घटा, संगठन से एक अध्यक्ष बनता है, दूसरा हटता है, ये सतत प्रक्रिया, इसमें किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, और हम भी नहीं मानते इस चीज को। परंतु जिस तरह से घटनाक्रम घटे हैं वो आपको देखा ही है कि जिस दिन स्वागत की बात थी, उस दिन किस तरह से एक हमारे पूर्व पदाधिकारी को, अब भाई वर्तमान भी है वो, वर्तमान पदाधिकारी को किस तरह से धक्का मुक्की की गई उसके साथ। इसके साथ साथ जैसे जैसे जिस भाषा का उपयोग किया गया उन लोगों के द्वारा, जिन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस दे रखे हैं, वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो भाषा किसी भी कार्यकर्ता के लिए अच्छी नहीं है। ये इसीलिए है कि जैसे मान हम कार्यालय जाने से, हमारा कार्यालय किसी की खुद की संपत्ति नहीं है। कार्यालय प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, और उस पर आने जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम कार्यालय जाएं, कंधे से कंधा मिलाकर सत्येंद्र भाई साहब के साथ काम करें, क्योंकि हम भी कार्यकर्ता हैं, वो भी कार्यकर्ता हैं। आज सत्येंद्र भाई साहब है, कल कोई और आएगा, ठीक बात, तो काम तो करना ही करना है। परंतु हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी काम से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि हम कार्यालय पर जाएंगे, और जिस तरह का, और मैं स्पष्ट, मुझे उससे कोई वो नहीं है, आदरणीय पूर्व विधायक जी ने वहां पर होल्ड किया है, अपने लोगों को जिस तरह से किया है वहां पर, और जिस भाषा का उपयोग आदरणीय शरण कुमार वर्मा के लिए आपके इंटरव्यू में दिया है, भाई उन्होंने जो मैंने किया है, बाइट दी है, क्या उन विधायक महोदय को ये पता है कि ये एक आदरणीय जिलाध्यक्ष के लिए क्या उस भाषा का उपयोग करना चाहिए? मेरे लिए जिस तरह से गाली गलौज की भाषा का उपयोग किया गया, हम नहीं चाहते कि ये चीजें सार्वजनिक हों, और उनसे बचने के लिए हम ये है कि अभी थोड़ा सा दूरी बना ली कार्यालय। नहीं, कार्यालय दूरी नहीं, हम काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भाई जरूरी थोड़ी है कार्यालय में बैठ के ही काम करें। हम एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हैं और रहेंगे, काम करेंगे, और जो हमें आदेश सत्येंद्र भाई साहब देंगे, या जो ऊपर से हमें काम मिलेगा, उस काम को बदस्तूरी करेंगे। हमारा विरोध सत्येंद्र भाई साहब से नहीं है, हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, क्योंकि हम वो भी कार्य कर रहे हैं, हम भी कार्य करते हैं। हमारा विरोध उन लोगों से है जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं को दूर कर रहे हैं। भाई आदरणीय एक हमारे आईटी के प्रभारी हैं, उनके साथ किस तरह से अभद्रता की गई, हमारा जो सोशल मीडिया का प्रभारी है उससे कितनी अभद्रता की गई, मेरे लिए कितनी गालियां और घटिया से घटिया भाषा का उपयोग किया गया। क्या जवाब देना हम नहीं जानते? जवाब देना जानते हैं, परंतु क्यों नहीं देते? कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों से बधे हुए हैं। और जिस तरह से आदरणीय विधायक जी ने भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उनके लोग जिस तरह से दादागिरी करना चाहते हैं, उन चीजों से हमें परहेज है। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सम्माननीय है, उसका हम सिपाही के रूप में काम करते रहे। अच्छा एक चीज बताओ, आप वहाँ के पुराने कार्यकर्ता हो, जन जन में जुड़े हो, एक नारा निकला वहाँ बसली, वो कहाँ से निकला और क्यों निकला? कि खिलाड़ी तेरे दो दलाल भगवान सिंह और श्यामलाल, इस नारे की उपज कहाँ से निकली? इसको दिल शुरुआत ही कहाँ से इस नारे की, और इसकी क्यों हुई? देखो ये बहुत चर्चित रहा, ये चर्चित अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। इंटरव्यू का भाग 2 देखिए 2 सितंबर 2023 को, दिन शनिवार, सुबह 10 बजे, सिर्फ फर्स्ट ट्रैक धौलपुर पर।